गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट वो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है जब आपकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है राष्ट्र के अनुसार, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय जो काउंट की जाती है, जब वो बढ़ती है तो वो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो होता है जब आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, एजुकेशन है, ये सब जब बढ़ते हैं तो ये कहलाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक डायरेक्शनल ग्रोथ है, यानी कि जिसको एक दिशा की तरफ जो बढ़ती हुई चलती है। प्रेजेंट जो हमारा आज का समय है, जो हमारा कल का समय था, उससे निर्भर करता है। यानी कि अगर हमने कल मेहनत की होती तो हम आज अच्छा फल पा रहे होते, या अगर कल हमारा जो पास्ट गया है वो अच्छा होता तो हमारा आज का भी जो पास्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता। अगर हम आज मेहनत करते हैं तो इसकी जो हमें फ़ायदा मिलेगा वो हमें फ्यूचर में जाके मिलेगा। अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग ही होती है। उनके गोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होती है। जो गोल्स निर्धारित किए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे कि जो हमारे लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि हमारे पास जितनी सुविधा की चीज़ें हैं वो सभी मिल जाए। लेकिन जो नीचे का वर्ग है हमारे से, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उनकी कम से कम खाने की पूर्ति पहले पूरी हो जाए, तो उनके लिए वही डेवलपमेंट है अगर वो तरीके से खाना खा पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, वो है कि ऐसी कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो सबको चाहिए होती हैं, क्या सभी के लिए जीवन अच्छा हो सकता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। हम इस चैप्टर के थ्रू अपने सभी सवालों को खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या प्रोमिस करती है। सबसे पहले तो अलग अलग लोगों के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो जैसे कि एक किसान हैं जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स होते हैं, यानी कि जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है लेकिन वो खेती करते हैं, तो उनके पास जो काम के दिन होते हैं और उसके साथ साथ उन्हें अच्छी जो वेजेस मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है वो, और साथ ही साथ जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तो यही उनके लिए डेवलपमेंट है। प्रॉस्पेरियस जो अमीर किसान हैं उनके लिए क्या है कि फैमिली इनकम जो है, उनके परिवार के लिए जो इनकम है वो बहुत हाई होनी चाहिए, और जो काम करने वाले हैं उनके यहाँ खेतों में वो हार्ड वर्किंग भी हों और कम कीमत पर उन्हें मिल भी जाएं। जो फार्मर, जो किसान होते हैं, वो बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि फसल को बारिश की आवश्यकता होती है। तो वो चाहते हैं कि समय पर अच्छी बारिश हो और एक निश्चित मात्रा में बारिश हो, तो तभी उनकी फसल अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर बारिश ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो फसल ख़राब हो जाएगी, और ज़रूरत से कम होगी तो फसल सूख जाएगी। जो एक ग्रामीण महिला होती है जिसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, वो चाहती है कि उसके जितनी भी ज़मीन है उसी से उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। जो शहरी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, यानी कि जो शहर में रहने वाले, नौकरी ना करने वाले जो जवान हैं हमारे, वो चाहते हैं कि उन्हें एक सिक्योर, जिसमें वो सुरक्षित रह सकें, और एक बेनिफिशियल, जिससे उन्हें अच्छी इनकम प्राप्त हो सके, ऐसी नौकरी उन्हें मिल जाए। एक जो लड़की होती है जो कि अमीर अर्बन फैमिली से आती है, वो चाहती है कि जैसे उसके भाई को आज़ादी मिली है वैसे ही उसको भी आज़ादी मिले। जो आदिवासी होते हैं, जैसे कि नर्मदा घाटी के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ नर्मदा घाटी में किए जा रही है उनकी जगह पर वो रोक दी जाए, क्योंकि उससे उनके जो बेनिफिट्स थे, उनके जो काम थे, उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो इसीलिए जो हमारे लिए डेवलपमेंट हो सकती है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जैसे कि नर्मदा वैली है, वहाँ रहने वाले जो आदिवासी हैं या जो भी लोग हैं, उन लोगों के पास जितनी भी जंगल थे, वो जंगल से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, या वो उस पानी के थ्रू अपनी खेती या जो कुछ भी करते थे वो उसके थ्रू करते थे। लेकिन जब वहाँ पर प्रोजेक्ट चला गया तो वहाँ क्या हुआ, मशीनें लग गई। अब काम एक लिमिट तक चलेगा, जब तक वो घाटी में तैयार होगा तब तक वहाँ पर काम चलेगा, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म होगा उसके बाद वो सारे फिर से बेरोज़गार। तो जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ थी वो प्रभावित हो रही थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ ना लगाया जाए, बिज़नेस एक्टिविटीज़ यहाँ ना कराई जाए। जो डेवलपमेंट होती है
हमारे लिए, वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, वो उसके लिए नुकसान का कारण भी बन सकती है। फिर आते हैं इनकम और अन्य जो गोल्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर। जो पीपल लोग हैं प्रिफर टू अर्न मोर इनकम, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो कमाया जाए, ताकि जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है लाइफ की, जीवन की जो अधिकतर चीज़ें वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको मिल जाए। कंपनीज़ जो होती हैं वो मटेरियल जो थिंग्स होती हैं उनको प्रोवाइड कराती है, जैसे कि जो फ्रीडम है, सिक्योरिटी है और रिस्पेक्ट टू अदर्स, ये तो हमें खुद कमानी पड़ती है, लेकिन कंपनी हमें केवल पैसा देती है। कुछ कंपनियां होती हैं जो कम सैलरी देती हैं लेकिन एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देती हैं, यानी कि सैलरी कम देंगी लेकिन ये होगा कि उनके यहाँ से हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो बन जाती है, यानी कि पैसा भले ही कमाएगा लेकिन हमारी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहेगी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कंपनी है वो हाई पेमेंट देती है, बहुत ज़्यादा सैलरी देती है, लेकिन वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी कि अगर उन्हें आपसे बेहतर कोई मिलता है, हमसे बेहतर कोई मिलता है, तो वो उसको अपनी जगह पर, आपकी जगह पर लगा सकते हैं। तो इससे हमारा जो सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो वीक पड़ जाता है, यानी कि हमें पता है कि अगर हमने अपना 100% नहीं दिया तो हम किसी भी वक्त कंपनी से बाहर हो सकते हैं। फिर आता है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? ये एक एबिलिटी है जो कि नेशन के जो स्टैंडर्ड हैं उसको इम्प्रूव करती है। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं उसको इम्प्रूव करती है। जो स्टैंडर्ड है लिविंग सिटीज़न के वो डिपेंड करते हैं प्रति व्यक्ति आय पर, साथ ही साथ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिटरेसी, यानी कि जो पूरे भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर, वहाँ की शिक्षा के स्तर के ऊपर, और जो स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं। और ये सभी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इम्प्रूवमेंट कितना है देश के अंदर, इसको देखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह से हम अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं? तो हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग देशों को और स्टेट को उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी, लेकिन वी कैन नॉट टेक, लेकिन हम कहीं कहीं पर हम नेशनल इनकम को भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपका जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा, वो बहुत कम भी हो सकता है। अलग अलग कंपनी जो देश है उनमें जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो देश है उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनकी इनकम भले ही ज़्यादा होगी लेकिन उनका रहन सहन का स्तर अच्छा ना हो या उनकी जॉब सिक्योरिटी ना हो, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो कैलकुलेट की जाती है, जो टोटल इनकम होती है किसी देश की उसको टोटल पॉपुलेशन से काउंट करके उसको निकाला जाता है। जो पर कैपिटल इनकम होती है, यानी कि जो पर कैपिटल इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है किसी देश की, वो वहाँ के और भी चीज़ों पर जो सिटीजन्स है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, किसी को कम मिलती है, लेकिन हम क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं उसका कि लगभग हर व्यक्ति को इतनी आय मिल रही है। तो हम उसके बेस पर नहीं कह सकते कि हाँ सभी को सभी सुविधाएँ मिल सकती हैं। कोई भी देश है अगर उसकी पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो हायर है, तो जो उसके डेवलप हैं वो दूसरे जो पर कैपिटा इनकम है दूसरे देशों की उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ नैतिक मूल्य या अन्य चीज़ें भी समान हों। इनकम और अन्य क्राइटेरिया क्या होते हैं? जो डेवलपमेंट होती है उसका गोल क्या है? लोगों ने गोल बनाया हुआ है। पीपल सिर्फ अपनी इनकम को नहीं बढ़ाना चाहते, साथ ही साथ वो जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं जैसे कि आज़ादी होती है, सिक्योरिटी होती है, या अन्य के अपने प्रति लोगों की जो भावना होती है, रिस्पेक्ट की जो भावना होती है, उसको देखते हैं। जैसे कि हम जो डेवलपमेंट है नेशन का, उसको एवरेज इनकम जो है वो पर कैपिटल इनकम जो होती है वो नीडेड होती है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। जैसे कि अगर हम एक चार्ट होगा, जिस दिन स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, जो उसमें हम इस चैप्टर में 3 जो स्टेट्स हैं उनको लेकर चल रहे हैं। एक है हरियाणा, केरला और तीसरा है बिहार। हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय है अनुमानित, जो कि 2015-2016 के अनुसार है, वो लगभग है 1,62,034 रुपये, जबकि केरला की 1,40,190 रुपये, लेकिन बिहार की 31,454 रुपये।
इसके हिसाब से हम मानते हैं कि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या हरियाणा का लिटरेसी रेट केरल के जितना है? नहीं है। हरियाणा का जो शिक्षा का अनुमान है, जो शिक्षा प्राप्त करने की जो दर है वो बहुत कम है। हरियाणा में शिक्षित लोग कम पाए जाएंगे और जो केरल है उसमें शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भारत में केरला में पाया जाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इन्हीं 3 स्टेट्स को लेकर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो लगभग जन्म से लेके 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिशु मृत्यु दर जिसे कहते हैं, वो हरियाणा में लगभग 1000 बच्चों पर 33 बच्चे जो होते हैं 1 साल के होने से पहले मर जाते हैं। केरला में 10 ऐसे बच्चे होते हैं जो मर जाते हैं 1000 के ऊपर ही। बिहार में लगभग 38 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल का पूरा जीवन नहीं जी पाते हैं और मर जाते हैं। लिटरेसी रेट जो है हरियाणा का 82% है, केरला का 94% है और बिहार का 62% है। ये 2011 के अनुसार है। उसके बाद हरियाणा की जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो क्या है, 61% पर 1000 अगर हम काउंट करें तो 14 से 15 साल के बीच के, तो 61% जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं। केरला में 83% और बिहार में 43%। लिटरेसी रेट जो नंबर ऑफ़ पीपल है जो कि 7 साल से ऊपर होते हैं उसके अनुसार जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा केरला का हमने देखा है, लगभग 83%, यानी कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग वहाँ पाए जाते हैं। और हम देख चुके हैं कि यहाँ पर इनकम के आधार पर हरियाणा आगे है, लेकिन बाकी सुविधाओं के आधार पर केरला आगे है, बिहार सबसे नीचे ही है। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं ये भी डिपेंड करती हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं सरकार के द्वारा, जो जैसे कि पब्लिक स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, जो सरकार प्रोवाइड कराती है वो कहाँ पर किस तरह से प्रभावित होती है, यानी कि कहीं पर अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है या कम मात्रा में है या वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, ये सभी चीज़ें एक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हरियाणा में इनकम सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें, लेकिन केरला में बाकी सभी चीज़ें ज़्यादा हैं। वहाँ बच्चे कम मरते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा शिक्षित हैं और वहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो उनका जो न्यूट्रिशियस स्टेटस है वो हरियाणा से ज़्यादा है। हमें जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते। ये तो नहीं है कि हमें पढ़ना है तो हम स्कूल खोल के बैठ जाएंगे कि अपनी पढ़ाई के लिए हमने स्कूल खोला है, हमें इलाज चाहिए तो हम हॉस्पिटल खोल के बैठ जाएंगे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ होना भी ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से डेवलपमेंट सस्टेन होता है। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट क्या होता है, ये डेवलपमेंट होता है जो ह्यूमंस होते हैं जो सेम टाइम पे नेचुरल सिस्टम जो होता है उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों का सही मात्रा में दोहन करते हैं और अन्य जो चीज़ें होती हैं उनको सही प्रकार से इस्तेमाल करते हैं जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। ये हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे लालच की पूर्ति ये कभी नहीं कर सकते हैं। हम जितने भी प्रोडक्ट हैं जो नेचुरल हमें मिलते हैं, जो नेचर हमें प्रदान करती है, उनको बिना किसी तरह से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हुए अपने भविष्य, जो हमारा भविष्य आने वाला है, जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी बचाते हुए एक सही मात्रा में इस्तेमाल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा सकता है। जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होता है उसमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि कार्बन, जो कि ओरिजिनली जो बेस्ड होता है, ये फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में उसको निकालेंगे, बेकार करेंगे या थोड़ा इस्तेमाल किया और फेंक दिया उन चीज़ों को, या उनको बिना बात के बर्बाद किया, तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे और आगे आने वाली चीज़ों पर असर डालेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि अगर आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज़ दिए, आपने अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे ली, उनमें से पैसे बचा के रखे, तो आपको अचानक से अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली
और जब आपके पास थोड़े पैसे बचे तो आपने उनको खाने पीने में या किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ में लगा दिया। तो अगर अचानक से आपको कुछ और याद आ गया कि हमें कुछ और भी लेना था या कोई और ज़रूरत थी, फिर भविष्य के लिए तो आपने कुछ बचाया ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये आपको नुकसान दे सकता है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ का एक सही मात्रा में निश्चित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि पानी ज़मीन के अंदर का, उसको समय लगता है बनने में। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को बढ़ने में मदद करनी चाहिए। जितनी भी आवश्यकताएं प्रकृति हमारी पूरी करती है, तो हमें भी प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। थैंक यू।